आज हम ऐसे व्यक्ति के आश्रम में जा रहे हैं जिनकी जिंदगी ही एक संदेश था। तो दोस्तों, चैनल से जुड़े रहें। साबरमती एक नदी ही नहीं, एक गवाह है उस युग की जब भारत अपनी जंजीरें तोड़ने का संकल्प ले रहा था। इसी नदी के किनारे 1917 में एक महात्मा ने अपनी कुटिया बनाई थी। यह मिट्टी गवाह है उस तपस्या की जिसने बिना हथियार उठाए दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य को हिलाकर रख दिया। गांधी जी ने अहमदाबाद को क्यों चुना? इसके दो मुख्य कारण थे। अहमदाबाद का हाथ से बुनाई का पुराना केंद्र होना और यहाँ के मिल मालिकों का सहयोग। शुरुआत कोचरब आश्रम से हुई, लेकिन जब वहाँ प्लेग फैला और आश्रम की गतिविधियाँ बढ़ीं, तो बापू ने साबरमती के इस एकांत तट को चुना। उनके पास ही जेल थी और पास ही श्मशान। गांधी जी कहते थे कि एक सत्याग्रही को दोनों के लिए तैयार रहना चाहिए। हृदय कुंज इस आश्रम का हृदय। यहाँ गांधी और कस्तूरबा रहते थे। यह कोई महल नहीं, एक साधारण सी कुटिया है, लेकिन यहाँ से लिखे गए पत्रों ने इतिहास की दिशा बदल दी। इसी फर्श पर बैठकर बापू ने स्वदेशी और खादी का सपना बुना था। 12 मार्च 1930 साबरमती आश्रम के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण दिन। चुटकी भर नमक से ब्रिटिश साम्राज्य की बुनियाद हिलाने के लिए बापू इसी रास्ते से निकले थे। उन्होंने कसम खाई थी, जब तक स्वराज्य नहीं मिलेगा मैं इस आश्रम में कदम नहीं रखूंगा। और इतिहास गवाह है, बापू फिर कभी लौटकर यहाँ नहीं आ सके। आज यह आश्रम एक जीवंत संग्रहालय है। प्रसिद्ध वास्तुकार चार्ल्स कोरिया ने इसे इस तरह डिजाइन किया कि यहाँ की हवा और रोशनी गांधी जी के विचारों की तरह खुली रहे। यहाँ उनके हजारों पत्र, तस्वीरें और वो दुर्लभ चरखे आज भी सुरक्षित हैं, जो हमें याद दिलाते हैं कि सादगी में ही असली ताकत है। चंपारण सत्याग्रह 1917 भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया पहला सत्याग्रह था। यह भारतीय राजनीति में गांधीवादी युग की शुरुआत थी, जिसने अहिंसा और सविनय अवज्ञा की शक्ति को पहली बार दुनिया के सामने सिद्ध किया। बिहार के चंपारण जिले में उस समय तिनकठिया पद्धति लागू थी, जिसके तहत गोरे ब्रिटिश बागान मालिकों ने किसानों के लिए यह अनिवार्य कर दिया था कि वे अपनी जमीन के हर 20 हिस्सों में से 3 हिस्सों पर नील की खेती करें। नील की खेती से भूमि की उर्वरता कम हो जाती थी और किसानों को इसका बहुत कम मूल्य मिलता था। ऊपर से जब सिंथेटिक रंगों के आने से नील की मांग घटी, तो बागान मालिकों ने किसानों को अनुबंध से मुक्त करने के बदले में उन पर भारी अवैध कर और लगान थोप दिए। राजकुमार शुक्ल नामक एक स्थानीय किसान के आग्रह पर गांधी जी अप्रैल 1917 में चंपारण पहुँचे। गांधी जी की कार्यप्रणाली वहां अत्यंत व्यवस्थित और पारदर्शी थी। उन्होंने चंपारण पहुंचते ही स्थानीय लोगों के साथ मिलकर लगभग 8000 किसानों के विस्तृत बयान दर्ज किए ताकि समस्या की जड़ को समझा जा सके। जब ब्रिटिश अधिकारियों ने उन्हें अशांति फैलाने के आरोप में जिला छोड़ने का आदेश दिया, तो गांधी जी ने उस आदेश को मानने से इनकार कर दिया। यह भारत में सविनय अवज्ञा का पहला बड़ा उदाहरण था। उन्होंने गिरफ्तारी दी और अदालत में स्पष्ट किया कि वे कानून तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने और किसानों की सेवा करने आए हैं। उनके इस अडिग रुख के सामने सरकार को झुकना पड़ा और उनकी जांच में सहयोग करने के लिए एक आयोग गठित किया गया, जिसका सदस्य स्वयं गांधी जी को भी बनाया गया। इस सत्याग्रह का परिणाम ऐतिहासिक रहा। आयोग ने माना कि तिनकठिया पद्धति गलत थी
और बागान मालिकों द्वारा किसानों से वसूला गया पैसा अवैध था। अंततः बागान मालिक किसानों को वसूले गए धन का 25% हिस्सा वापस करने पर सहमत हुए। यह राशि भले ही कम थी, लेकिन इसने ब्रिटिश वर्चस्व और उनके डर को किसानों के मन से निकाल दिया। कुछ ही समय बाद तिनकठिया प्रथा पूरी तरह समाप्त हो गई। चंपारण की इस जीत ने न केवल गांधी जी को महात्मा की उपाधि दिलाई, बल्कि इसने यह भी साबित कर दिया कि निहत्थे और गरीब किसान भी सत्य के मार्ग पर चलकर शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य को झुका सकते हैं। अहमदाबाद मिल हड़ताल महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत में किया गया दूसरा बड़ा आंदोलन था। चंपारण में किसानों के लिए लड़ने के बाद यह गांधी जी का पहला आंदोलन था जो शहरी औद्योगिक क्षेत्र और मजदूर वर्ग की समस्याओं पर केंद्रित था। इस आंदोलन की सबसे खास बात यह थी कि यहाँ गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया था। इस विवाद की जड़ में प्लेग बोनस था। 1917 में अहमदाबाद में भयंकर प्लेग फैला था, जिसके कारण मिल मालिकों ने मजदूरों को मिलों में रोकने के लिए उनके वेतन में भारी बोनस देना शुरू किया था। जब प्लेग समाप्त हुआ तो मिल मालिकों ने इस बोनस को बंद करने का निर्णय लिया। दूसरी ओर प्रथम विश्व युद्ध के कारण महंगाई आसमान छू रही थी और मजदूर वेतन में 35% वृद्धि की मांग कर रहे थे, जबकि मिल मालिक केवल 20% वृद्धि देने को तैयार थे। गांधी जी को इस विवाद में हस्तक्षेप करने के लिए अंबालाल साराभाई की बहन अनसुया साराभाई ने आमंत्रित किया था। गांधी जी ने मजदूरों को अहिंसक हड़ताल पर जाने की सलाह दी। उन्होंने मजदूरों से प्रतिज्ञा करवाई कि वे तब तक काम पर नहीं लौटेंगे जब तक उनकी मांग पूरी नहीं हो जाती और वे कभी भी हिंसा का सहारा नहीं लेंगे। जब कई दिनों की हड़ताल के बाद मजदूरों का मनोबल टूटने लगा तो गांधी जी ने घोषणा की कि वे स्वयं तब तक अन्न ग्रहण नहीं करेंगे जब तक कि मजदूरों की मांगे मान नहीं ली जाती। गांधी जी के उपवास ने मिल मालिकों पर भारी नैतिक दबाव बनाया। उपवास के तीसरे दिन ही मिल मालिक समझौता करने को तैयार हो गए। अंततः मामला एक ट्रिब्यूनल को सौंपा गया, जिसने मजदूरों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए 35% वेतन वृद्धि को मंजूरी दे दी। यह हड़ताल भारतीय इतिहास में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने ट्रस्टीशिप के सिद्धांत की नींव रखी, जहां गांधी जी ने तर्क दिया कि मिल मालिकों को खुद को संपत्ति का मालिक नहीं बल्कि मजदूरों के हितों का संरक्षक समझना चाहिए। इसने साबरमती आश्रम के सिद्धांतों को व्यावहारिक औद्योगिक समस्याओं पर लागू करके दिखाया कि अहिंसा हर क्षेत्र में प्रभावी है। खेड़ा सत्याग्रह 1918 महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत का तीसरा बड़ा आंदोलन और चंपारण के बाद किसानों के लिए किया गया दूसरा सबसे महत्वपूर्ण संघर्ष था। यह आंदोलन गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों की दयनीय स्थिति पर आधारित था, जिसने सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे नेताओं को गांधी जी के विचारों से जोड़कर राष्ट्रीय पटल पर ला खड़ा किया। 1918 में गुजरात का खेड़ा जिला भीषण अकाल की चपेट में था, जिससे फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गई थीं। ब्रिटिश राजस्व संहिता के अनुसार यदि फसल सामान्य उत्पादन के 25% से कम होती थी, तो किसानों को भूराजस्व में पूरी छूट मिलनी चाहिए थी। हालांकि ब्रिटिश सरकार ने इस नियम को अनदेखा करते हुए न केवल लगान की पूरी वसूली की मांग की, बल्कि लगान न देने पर किसानों की संपत्ति और मवेशियों को कुर्क करने की धमकी भी दी। गांधी जी ने खेड़ा के किसानों को कर न देने की सलाह दी। उन्होंने किसानों से एक प्रतिज्ञा करवाई कि वे अपनी जमीन और मवेशियों के छीने जाने के बावजूद लगान नहीं भरेंगे, क्योंकि यह उनके स्वाभिमान और न्याय की लड़ाई थी। सरदार पटेल की भूमिका। इसी आंदोलन के दौरान वल्लभ भाई पटेल ने अपनी सफल वकालत छोड़कर गांधी जी का साथ दिया और गांव-गांव जाकर किसानों को संगठित किया। अहिंसक विरोध। किसानों ने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी कुर्की का सामना किया। जब अधिकारियों ने उनकी फसलें जब्त की,
तो गांधी जी के कहने पर मोहनलाल पंड्या जैसे सत्याग्रहियों ने जब्त की गई जमीन से प्याज की फसल काट ली। जब सरकार ने देखा कि दमन के बावजूद किसान झुकने को तैयार नहीं हैं, तो अंततः उसे एक गोपनीय समझौता करना पड़ा। सरकार ने आदेश दिया कि लगान की वसूली केवल उन्हीं किसानों से की जाए जो सक्षम हैं, और गरीब किसानों का लगान माफ कर दिया गया। इसके अलावा जब्त की गई संपत्ति और जमीनें भी वापस कर दी गईं। खेड़ा सत्याग्रह ने यह सिद्ध कर दिया कि किसान अपनी एकता और अहिंसा के दम पर सबसे शक्तिशाली नौकरशाही को भी परास्त कर सकते हैं। इसने गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रवाद की लहर पैदा की और गांधी जी को एक ऐसा विश्वसनीय आधार दिया जिसने आगे चलकर असहयोग आंदोलन की नींव रखी। रॉलेट सत्याग्रह महात्मा गांधी द्वारा ब्रिटिश सरकार के रॉलेट एक्ट के विरोध में शुरू किया गया पहला राष्ट्रव्यापी आंदोलन था। चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद की क्षेत्रीय सफलताओं के बाद यह गांधी जी का राष्ट्रीय राजनीति में पहला बड़ा कदम था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार ने भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए रॉलेट एक्ट पारित किया। इसे भारतीय नेताओं ने बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कहा। इस कानून के तहत ब्रिटिश सरकार किसी भी व्यक्ति को केवल संदेह के आधार पर बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक जेल में रख सकती थी। इसमें प्रेस की स्वतंत्रता पर भी कड़े प्रतिबंध लगा दिए गए थे। गांधी जी ने इस कानून को शैतानी और अन्यायपूर्ण बताया। उन्होंने फरवरी 1919 में बॉम्बे में एक सत्याग्रह सभा का गठन किया और इसके विरोध में 6 अप्रैल 1919 को एक राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया। अहिंसक विरोध लोगों से उपवास रखने, प्रार्थना करने और सार्वजनिक सभाएं करने की अपील की गई। सविनय अवज्ञा। गांधी जी ने सुझाव दिया कि यदि सरकार इस कानून को वापस नहीं लेती तो नागरिक शांतिपूर्ण तरीके से कुछ चुनिंदा कानूनों को तोड़कर गिरफ्तारी देंगे। यह आंदोलन पंजाब और दिल्ली जैसे क्षेत्रों में बेहद शक्तिशाली हो गया। सरकार ने इस शांतिपूर्ण आंदोलन का जवाब भारी दमन से दिया। अमृतसर में डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण सभा हो रही थी। जनरल डायर ने वहां निहत्थी भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी, जिसमें सैकड़ों मासूम लोग मारे गए। जलियांवाला बाग के नरसंहार और उसके बाद पंजाब में मार्शल लॉ लागू होने से गांधी जी बहुत आहत हुए। उन्होंने हिंसा की घटनाओं को देखकर 18 अप्रैल 1919 को आंदोलन वापस ले लिया और इसे अपनी हिमालय जैसी भूल बताया, क्योंकि उन्हें लगा कि लोग अभी पूरी तरह अहिंसक संघर्ष के लिए तैयार नहीं थे। यद्यपि यह सत्याग्रह अपने लक्ष्य को तुरंत प्राप्त नहीं कर सका, लेकिन इसने भारतीय जनता के मन से अंग्रेजों का भय निकाल दिया और असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार की। इसने हिंदू मुस्लिम एकता को भी नई मजबूती प्रदान की। खिलाफत आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण मोड़ था, क्योंकि यह पहला अवसर था जब महात्मा गांधी के नेतृत्व में हिंदू मुस्लिम एकता का एक विशाल और संगठित रूप देखने को मिला। इस आंदोलन की जड़ें प्रथम विश्व युद्ध के बाद की वैश्विक राजनीति में थीं। तुर्की का सुल्तान, जिसे दुनिया भर के मुसलमान अपना खलीफा, धार्मिक प्रमुख मानते थे, युद्ध में ब्रिटेन के विरुद्ध हार गया था। सेवर्स की संधि। युद्ध के बाद ब्रिटेन और उसके सहयोगियों ने तुर्की के साथ कठोर संधि की, जिससे खलीफा के साम्राज्य को छिन्न भिन्न कर दिया गया और उनके पवित्र स्थलों पर से उनका नियंत्रण हटा दिया गया। भारतीय मुसलमानों की चिंता। भारत के मुसलमानों ने ब्रिटिश सरकार से यह मांग की कि खलीफा के अधिकारों और तुर्की के साम्राज्य की सीमाओं को सुरक्षित रखा जाए। गांधी जी ने खिलाफत के मुद्दे को भारतीय राजनीति के लिए एक सुनहरे अवसर के रूप में देखा। उनका मानना था कि यदि हिंदू इस मुद्दे पर मुसलमानों का साथ दें,
तो देश में ऐसी एकता स्थापित होगी जो सदियों तक नहीं देखी गई। खिलाफत समिति का गठन अली बंधुओं मोहम्मद अली और शौकत अली, मौलाना आजाद और हसरत मोहानी ने खिलाफत समिति बनाई। एकजुट संघर्ष नवंबर 1919 में दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष गांधी जी को चुना गया। उन्होंने सुझाव दिया कि यदि अंग्रेजों ने मुसलमानों की मांगें नहीं मानी तो पूरा देश असहयोग का मार्ग अपनाएगा। खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन एक दूसरे में विलीन हो गए। इसकी मुख्य गतिविधियां थीं: ब्रिटिश उपाधियों और पदों का त्याग करना, सरकारी स्कूलों, कॉलेजों और अदालतों का बहिष्कार, विदेशी सामानों की होली जलाना और स्वदेशी अपनाना, हिंदू और मुसलमान नेताओं द्वारा एक ही मंच से जनता को संबोधित करना। यह आंदोलन 1922 से 24 के आसपास दो कारणों से धीमा पड़ गया। चौरी चौरा कांड 1922 उदास स्माइली हिंसा के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, जिससे खिलाफत की गति भी कम हो गई। तुर्की में परिवर्तन 1924 में तुर्की में मुस्तफा कमाल पाशा के नेतृत्व में एक क्रांतिकारी सरकार बनी, जिसने खलीफा के पद को पूरी तरह समाप्त कर दिया और तुर्की को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित कर दिया। इसके साथ ही भारत में खिलाफत आंदोलन का आधार स्वतः समाप्त हो गया। भले ही यह आंदोलन खलीफा के पद को नहीं बचा सका, लेकिन इसने भारतीय राष्ट्रवाद को एक नई ऊर्जा दी। इसने पहली बार ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के मुसलमानों को राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा से जोड़ा और अंग्रेजों को यह दिखा दिया कि एकजुट भारत एक अजेय शक्ति है। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू किया गया पहला व्यापक जन आंदोलन था। इस आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के स्वरूप को पूरी तरह बदल दिया, क्योंकि पहली बार ब्रिटिश राज की नींव हिलाने के लिए देश का हर वर्ग, किसान, मजदूर, छात्र और महिलाएं एक साथ सड़कों पर उतरा था। इस आंदोलन की शुरुआत के पीछे 3 मुख्य कारण थे: रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग नरसंहार। 1919 की दमनकारी घटनाओं से पूरे देश में भारी आक्रोश था। खिलाफत का मुद्दा तुर्की के खलीफा के साथ हुए अन्याय के कारण मुस्लिम समुदाय अंग्रेजों के विरुद्ध था। स्वराज्य की मांग प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों द्वारा किए गए सुधारों मोंटागू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स से भारतीय संतुष्ट नहीं थे और अब पूर्ण स्वशासन चाहते थे। गांधी जी ने असहयोग को एक नैतिक हथियार बनाया। उनका मानना था कि भारत में ब्रिटिश शासन केवल इसलिए टिक पाया है क्योंकि भारतीय उनका सहयोग कर रहे हैं। यदि यह सहयोग वापस ले लिया जाए तो ब्रिटिश शासन 1 साल में ढह जाएगा। इसके चरण निम्नलिखित थे: बहिष्कार, सरकारी स्कूलों, कॉलेजों, अदालतों और विधान परिषदों का पूरी तरह त्याग किया गया। विदेशी कपड़ों और वस्तुओं की होली जलाई गई। स्वदेशी को बढ़ावा, गांधी जी ने घर घर में चरखा और खादी को लोकप्रिय बनाया ताकि भारत आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो सके। उपाधियों का त्याग, गांधी जी ने स्वयं अपनी कैसरे हिंद की उपाधि लौटा दी और कई भारतीयों ने सरकारी नौकरियां छोड़ दी। शराब बंदी और सामाजिक सुधार, शराब की दुकानों पर धरना दिया गया और छुआछूत मिटाने के लिए कार्य किए गए। यह आंदोलन कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैल गया। वाराणसी में काशी विद्यापीठ और दिल्ली में जामिया मिलिया इस्लामिया जैसे राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना इसी दौरान हुई ताकि छात्र सरकारी स्कूलों का विकल्प पा सकें। तिलक स्वराज फंड में लोगों ने दिल खोलकर दान दिया और कुछ ही समय में करोड़ों रुपए जमा हो गए। जब यह आंदोलन अपने चरम पर था, तभी 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर एक हिंसक घटना घटी। प्रदर्शनकारियों की एक भीड़ ने पुलिस थाने को आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। गांधी जी, जो अहिंसा के कट्टर समर्थक थे, इस घटना से गहरे दुखी हुए।
उन्होंने तर्क दिया कि देश अभी पूर्ण अहिंसक संघर्ष के लिए तैयार नहीं है और 12 फरवरी 1922 को अचानक आंदोलन वापस लेने की घोषणा कर दी। यद्यपि आंदोलन अचानक रुक गया और स्वराज्य तुरंत प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन इसके परिणाम दूरगामी थे। इसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक संभ्रांत वर्ग की संस्था से बदलकर जन संस्था बना दिया। इसने हिंदू मुस्लिम एकता को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। ब्रिटिश सरकार के मन में पहली बार यह डर बैठा कि भारतीय जनता संगठित होकर उनके शासन को चुनौती दे सकती है। सविनय अवज्ञा आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का दूसरा सबसे बड़ा जन आंदोलन था, जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नैतिक सत्ता को पूरी तरह चुनौती दी। यह आंदोलन 1930 में शुरू हुआ और इसका मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपे गए दमनकारी कानूनों को सविनय तोड़ना था। इस आंदोलन की पृष्ठभूमि साइमन कमीशन के विरोध और कांग्रेस द्वारा 1929 के लाहौर अधिवेशन में पारित पूर्ण स्वराज के संकल्प से तैयार हुई थी। गांधी जी ने आंदोलन की शुरुआत के लिए नमक को चुना, क्योंकि नमक एक ऐसी वस्तु थी जिसका उपयोग अमीर और गरीब हर कोई करता था। ब्रिटिश सरकार ने नमक के उत्पादन पर एकाधिकार कर रखा था और उस पर भारी कर लगा दिया था। गांधी जी का मानना था कि हवा और पानी की तरह नमक पर भी सबका अधिकार होना चाहिए। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से अपने 78 चुने हुए स्वयंसेवकों के साथ दांडी मार्च शुरू किया। 24 दिनों की इस 241 मील लंबी यात्रा के दौरान वे जिस भी गांव से गुजरते, हजारों लोग उनके साथ जुड़ जाते। 5 अप्रैल को वे गुजरात के दांडी नामक समुद्र तट पर पहुंचे और 6 अप्रैल की सुबह उन्होंने समुद्र किनारे की प्राकृतिक नमक की ढेरी उठाकर कानून तोड़ा। दांडी मार्च के बाद पूरे देश में सविनय अवज्ञा की लहर दौड़ गई। इसकी मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित थीं। नमक कानून तोड़ना। पूरे देश के तटीय इलाकों में लोगों ने स्वयं नमक बनाकर कानून तोड़ा। मद्रास में सी राजगोपालाचारी और उड़ीसा में गोपबंधु चौधरी ने नमक यात्राओं का नेतृत्व किया। बहिष्कार। विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों पर महिलाओं ने धरना दिया। सरकारी नौकरियों, स्कूलों और कॉलेजों का व्यापक बहिष्कार किया गया। कर न देना। किसानों ने लगान देने से इनकार कर दिया और मध्य भारत में लोगों ने वन कानूनों को तोड़ने की शुरुआत की। धरासना सत्याग्रह। सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में सत्याग्रहियों ने धरासना सॉल्ट वर्क्स पर शांतिपूर्ण मार्च किया, जहां पुलिस ने उन पर बर्बर लाठीचार्ज किया, जिसने पूरी दुनिया को झकझोर दिया। ब्रिटिश सरकार ने आंदोलन को कुचलने के लिए दमन का सहारा लिया। गांधी जी सहित लगभग 90,000 लोगों को जेल में डाल दिया गया। सरकार ने कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया। अंततः वायसराय लॉर्ड इरविन ने गांधी जी के साथ बातचीत का प्रस्ताव रखा, जिसे गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। इस समझौते के तहत सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया गया। सरकार ने सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा करने और तटीय क्षेत्रों में नमक बनाने की अनुमति दी। गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन जाने के लिए सहमत हुए। यद्यपि आंदोलन ने तुरंत पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त नहीं की, लेकिन इसके परिणाम दूरगामी थे। इसने पहली बार ब्रिटिश सरकार को भारतीयों के साथ समानता के स्तर पर बातचीत करने के लिए मजबूर किया। इसने महिलाओं को पहली बार इतनी बड़ी संख्या में घरों से बाहर निकालकर स्वतंत्रता संग्राम की मुख्य धारा में खड़ा किया। इसने यह स्पष्ट कर दिया कि अब भारत पर भारतीयों की सहमति के बिना शासन करना संभव नहीं होगा। भारत छोड़ो आंदोलन, जिसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का अंतिम और सबसे विशाल जन आंदोलन था। 1942 में शुरू हुए इस आंदोलन ने ब्रिटिश हुकूमत को यह स्पष्ट संदेश दे दिया कि अब भारत पर उनका शासन करना असंभव है। इस आंदोलन की शुरुआत के पीछे कई महत्वपूर्ण परिस्थितियां थीं। क्रिप्स मिशन की विफलता,
द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने भारतीयों का सहयोग पाने के लिए क्रिप्स मिशन भेजा, लेकिन वह भारतीयों को वास्तविक सत्ता सौंपने में विफल रहा। गांधी जी ने इसे दिवालिया बैंक के नाम आगे की तारीख का चेक कहा। द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव। युद्ध के कारण भारत में आवश्यक वस्तुओं की कीमतें आसमान छू रही थीं और जनता में भारी असंतोष था। जापान का बढ़ता खतरा। दक्षिण पूर्व एशिया में जापान की जीत के बाद भारत पर आक्रमण का खतरा मंडरा रहा था। गांधी जी का मानना था कि अंग्रेजों की उपस्थिति ही जापान को भारत पर आक्रमण के लिए आमंत्रित कर रही है। 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे, अब मुंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने ऐतिहासिक भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया। यहीं गांधी जी ने राष्ट्र को अपना सबसे शक्तिशाली मंत्र दिया, करो या मरो। उन्होंने स्पष्ट किया कि या तो हम भारत को स्वतंत्र कराएंगे या इस प्रयास में अपनी जान दे देंगे, लेकिन गुलामी को और अधिक सहन नहीं करेंगे। आंदोलन शुरू होने के कुछ ही घंटों के भीतर 9 अगस्त की सुबह ब्रिटिश सरकार ने ऑपरेशन जीरो ऑवर चलाकर गांधी जी, नेहरू, पटेल और अन्य सभी शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। जनता का विद्रोह। नेतृत्व के जेल जाने के बाद जनता ने स्वयं कमान संभाल ली। पूरे देश में हड़तालें हुई, रेल की पटरियां उखाड़ दी गईं और सरकारी कार्यालयों पर तिरंगा फहराया गया। समानांतर सरकारें बलिया, तामलुक और सतारा जैसे स्थानों पर क्रांतिकारियों ने अपनी स्वतंत्र समानांतर सरकारें स्थापित कर ली। भूमिगत गतिविधियां। जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और अरुणा आसफ अली जैसे युवा नेताओं ने भूमिगत होकर आंदोलन को गति दी। उषा मेहता ने गुप्त रेडियो स्टेशन के माध्यम से संदेश फैलाए। ब्रिटिश सरकार ने आंदोलन को कुचलने के लिए क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। हजारों लोग मारे गए और लगभग 1 लाख लोगों को जेल में डाल दिया गया। गांवों पर जुर्माना लगाया गया और प्रदर्शनकारियों पर हवाई जहाजों से गोलियां तक चलाई गईं। यद्यपि 1944 तक इस आंदोलन को शारीरिक रूप से दबा दिया गया था, लेकिन इसके प्रभाव ने अंग्रेजों की कमर तोड़ दी। भारत छोड़ो आंदोलन ने यह सिद्ध कर दिया कि भारत की आजादी अब केवल समय की बात है। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद ब्रिटिश सरकार को यह एहसास हो गया कि वे अब केवल बल प्रयोग के दम पर भारत पर शासन नहीं कर सकते। इस आंदोलन ने स्वतंत्रता के मार्ग को अंतिम रूप से प्रशस्त किया, जिसके परिणामस्वरूप 15 अगस्त 1947 को भारत को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त हुई। साबरमती आश्रम सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं, एक विचार है। एक ऐसा विचार जो सिखाता है कि सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है, पर असंभव नहीं। जब तक दुनिया में अशांति है, साबरमती का यह शांत तट हमें राह दिखाता रहेगा।